अच्छा, कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर आखिर इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेता है? आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। इसका नाम है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। सोचिए जरा, हम लोग क्या कुछ नहीं करते अपने कंप्यूटर पर। गाने सुन रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोड हो रहा है और साथ ही साथ टाइप भी कर रहे हैं। मतलब इतने सारे काम एक साथ। पर कंप्यूटर वो कैसे ये सब मैनेज कर लेता है, वो भी बिना किसी गड़बड़ के? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार चीज में, जिसे कहते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल है। इसे ऐसे समझिए जैसे मेले में गोल वाला झूला होता है ना, जहाँ हर किसी को बैठने का मौका मिलता है, सबकी अपनी बारी आती है। बस ये एल्गोरिदम भी यही पक्का करता है कि कोई भी प्रोसेस बेचारा बहुत देर तक इंतजार ना करता रह जाए। तो ये जो बारी बारी वाला तरीका है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसेस है जिसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? ताकि सारे काम फेयर तरीके से मैनेज हो और हमारा सिस्टम हमेशा तेज रहे, रिस्पॉन्सिव बना रहे। ओके, अब एक बहुत ही जरूरी शब्द पर ध्यान देना है जिसके बिना राउंड रॉबिन अधूरा है, और वो है टाइम क्वांटम। ये क्या चीज है? अरे कुछ नहीं, बस समय का एक छोटा सा फिक्स टुकड़ा जो हर प्रोसेस को मिलता है जब उसकी बारी आती है सीपीयू पर चलने की। जैसे मान लीजिए 2 मिलीसेकंड। तो ये पूरा खेल आखिर खेला कैसे जाता है? इसके कुछ सिंपल से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। चलिए अब देखते हैं कि राउंड रॉबिन असल में काम करता कैसे है। तो देखिए होता क्या है। सबसे पहले जितने भी प्रोसेस काम करने को तैयार हैं, वो सब एक लाइन में लग जाते हैं। इस लाइन को कहते हैं रेडी क्यू। फिर जो सबसे आगे है उसे सीपीयू पर काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है, वही हमारा टाइम क्वांटम। अब अगर उतने टाइम में उसका काम खत्म हो गया तो बहुत बढ़िया, वो सिस्टम से बाहर। और अगर नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं, वो चुपचाप जाकर लाइन में सबसे पीछे लग जाता है और सीपीयू वो अगले प्रोसेस पर चला जाता है। बस यही साइकिल बार बार चलती रहती है। चलो, बहुत हो गई थ्योरी वोरी। अब असली मजा तो इसे एक्शन में देखने का है। एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सारे नियम कानून काम कैसे करते हैं। वादा है इसके बाद सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो एक सिचुएशन लेते हैं। हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2 और P3। मान लीजिए ये तीनों एक ही टाइम पर, यानी टाइम 0 पर सिस्टम में आते हैं। P1 को अपना काम पूरा करने में लगेंगे 4 मिलीसेकंड, P2 को 5 और P3 को 3 मिलीसेकंड्स। और हाँ, हमारा टाइम क्वांटम फिक्स है 2 मिलीसेकंड। और खेल शुरू टाइम 0 पर सबसे पहले P1 को मौका मिलता है, उसे मिले 2 मिलीसेकंड। फिर P2 की बारी आई, उसे भी 2 मिलीसेकंड मिले। उसके बाद P3 को 2 मिलीसेकंड मिले। तो अब तक 6 मिलीसेकंड बीत चुके हैं और हर प्रोसेस को अपना पहला चांस मिल चुका है। अब लाइन में वापस किसकी बारी है? P1 की। उसे अपना काम खत्म करने के लिए 2 मिलीसेकंड्स और चाहिए थे, और वो उसे अब मिल गए। तो 6 से 8 मिलीसेकंड तक P1 चला और बूम, P1 का काम खत्म, वो अब सिस्टम से बाहर है। P1 के जाने के बाद अब बचे हैं P2 और P3। तो सीपीयू उनके बचे हुए काम को एक एक करके बारी बारी से पूरा करता है, और ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि 12 मिलीसेकंड पर सारे के सारे प्रोसेस खत्म नहीं हो जाते। और ये रहा हमारा फाइनल स्कोर कार्ड। इस टेबल में सब कुछ है, कौन सा प्रोसेस कब खत्म हुआ, यानी उसका कंप्लीशन टाइम, उसने सिस्टम में टोटल कितना वक्त बिताया, और सबसे ज़रूरी बात, उसे अपनी बारी के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ा, जिसे हम कहते हैं वेटिंग टाइम। तो अगर हम इन सबका एवरेज निकालें तो इस केस में एवरेज वेटिंग टाइम निकल कर आता है 6.33 मिलीसेकंड। अब इस नंबर को ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। लेकिन रियल लाइफ में हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि सारे काम एक साथ ही शुरू हो जाएं, है ना? अक्सर काम अलग अलग टाइम पर आते हैं। तो क्या होगा जब प्रोसेस देर से आए? चलिए इस सिचुएशन को भी देखते हैं और अपनी समझ को थोड़ा और मजबूत करते हैं। तो अब लेते हैं दूसरा केस। यहाँ P1 तो टाइम 0 पर ही आ गया, लेकिन P2 आया 4 मिलीसेकंड्स पर और P3 आया 5 मिलीसेकंड पर। मतलब सब अलग अलग टाइम पर आ रहे हैं। टाइम क्वांटम वही है, 2 मिलीसेकंड। अब देखते हैं इससे कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। तो सारे कैलकुलेशंस के बाद ये हैं इस बार के फाइनल रिजल्ट्स। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि कैसे अलग अलग अराइवल टाइम की वजह से हर प्रोसेस का वेटिंग टाइम और कंप्लीशन टाइम सब कुछ बदल गया है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट।
दोनों को कंपेयर करते हैं। याद है पहले केस में एवरेज वेटिंग टाइम कितना था? 6.33 मिलीसेकेंड। और इस बार जब प्रोसेस अलग अलग टाइम पर आए तो वो घटकर सिर्फ 1.33 मिलीसेकेंड रह गया। मतलब कमाल है। ये दिखाता है कि अराइवल टाइम परफॉर्मेंस पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो राउंड रॉबिन सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है ना, फेयर है, सबको मौका मिलता है। लेकिन क्या ये एक परफेक्ट सिस्टम है? क्या ये हमेशा बेस्ट ऑप्शन होता है? चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो फायदे तो साफ है, ये फेयर है, समझने में आसान है और सिस्टम को रिस्पॉन्सिव रखता है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। देखिए, जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे पर स्विच करता है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम बर्बाद होता है। इसे कहते हैं ओवरहेड। अब सोचिए, अगर टाइम क्वांटम बहुत छोटा हुआ तो स्विचिंग बहुत ज्यादा होगी और टाइम भी ज्यादा बर्बाद होगा। और अगर टाइम क्वांटम बहुत बड़ा कर दिया तो फिर सिस्टम धीमा लगने लगेगा। तो सारा खेल बैलेंस का है। और यहीं पर आकर हम आज की बातचीत को रोकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल के साथ। टाइम क्वांटम, यही असली चाबी है। अगर ये बहुत छोटा है तो भी दिक्कत, बहुत बड़ा है तो भी दिक्कत। तो फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो परफेक्ट बैलेंस कैसे ढूंढता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ऑपरेटिंग सिस्टम को हर पल ढूंढना पड़ता है। और यही चीज़ सीपीयू शेड्यूलिंग को इतना फैसिनेटिंग और ज़रूरी बना देती है।